हेलो माय डियरेस्ट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन तो बढ़िया ही चल रही है। एग्जाम भी पास आता ही जा रहा है। ठीक है, तो कल जो है हमने अपना कंप्लीट ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, जो हमारा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हमने डिस्कस करा था। ठीक है, कि प्रकाश से, ठीक है, चाहे वो लाइट हो, ठीक है, क्या, चाहे वो लाइट हो या फिर लेंस हो और मिरर हो, ठीक है, यहाँ तीनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सा हमारा, एक हो गया दोस्तों हमारा लाइट, ठीक है, लाइट वाला पार्ट से। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पर लेंस वाले पार्ट से। और तीसरा हो गया दोस्तों हमारे यहाँ से मिरर वाले पार्ट से। ठीक है, ये लाइट, लेंस और मिरर तीनों से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लाइट जो है प्रकाश हमने क्लियर कर लिया था, परावर्तन अपवर्तन इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसमें आपकी दो चीजें रह गई थी। ठीक है, पहले मैं आपको उसको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, जो लाइट में आपकी दो चीजें रह गई थी, मैंने आपको उस दिन बोला था कि मैं वो कंप्लीट कराऊंगा। पहले था आपका एक सोनार, ठीक है, और सोनार के साथ साथ दूसरा था दोस्तों आपका पायरिस्कोप। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इन दोनों चीजों को। और इन दोनों चीजों को कंप्लीट करने के बाद जो हम ना आज ही हमारा यहाँ पर विद्युत टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट जो है वो आज ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। फिर उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण देख लिए थे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या देखा था कि जो दूर की चीजें होती हैं, जो दूर की वस्तु होती हैं, वो हमें साफ दिखाई देती हैं, और जो निकट की वस्तु होती है वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, ऐसे ही हमारा दोस्तों निकट दृष्टि दोष था। निकट दृष्टि दोष में हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था कि जितनी भी पास की वस्तु है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या देखा था कि जितनी भी पास की वस्तुएं वो सारी वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, और जितनी भी दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें यहां पर क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कल आपने ये भी क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था दोस्तों ठीक है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और थर्ड हमने देखा था दोस्तों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में हमें दोनों दोष थे, यानी कि हमें पास और दूर की जो दोनों दूरियां होती हैं वो दोनों ही दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया था दोनों ही दूरियां दिखाई नहीं देती है। जिसमें हमें जो लेंस का उपयोग होता है वो वाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वाइफोकल लेंस का। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था कि इस तरीके का ये चश्मा हो गया। ठीक है, ये इस तरीके का चश्मा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन लेंस में दोनों लेंस का, या फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है हमने ये भी देख लिया था, तो डायोप्टर से मापी जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक सभी तक। तो हम परावर्तन के टॉपिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई थी हमारी, जिससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा बात करें तो एक है हमारा सोनार। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म अगर देखोगे दोस्तों तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये यहां पर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो सुनार है वो सुनार यहां पर काम कैसे करता है? तो दोस्तों जो सुनार है यहां पर, सुनार जो है परावर्तन के माध्यम से काम करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से काम करता है। रिफ्लेक्शन के साथ साथ ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य ध्वनि इसका प्रयोग करती है। अब सुनार का दोस्तों प्रयोग क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये हमारा यहां पर हम बनाते हैं, यहां पर दोस्तों हमारा एक टूटा हुआ मान लो जहाज पड़ा है, ये हमारा समुद्र है, और यहां पर हमारा जो है टूटा हुआ जहाज पड़ा है, और ये पूरे समुद्र में पानी है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा एक समुद्र है, और समुद्र के तल पर दोस्तों यहां पर एक टूटा हुआ जहाज पड़ा है। कहां पर टूटा हुआ जहाज पड़ा है? तो जो समुद्र का तल है वहां पर जो है टूटा हुआ जहाज पड़ा है। यहां पर हम एक बड़ा सा समुद्र बना देते हैं, समुद्र कह रहा हूं सॉरी, बड़ा सा शिप बना देते हैं। ठीक है, यहां पर हो गया दोस्तों हमारा एक बड़ा सा शिप। ठीक है, अब दोस्तों सपोज करो अब यहां पर जो है शिप की सुनार लगी होती है। कहां पर सुनार लगी होती है? यहां पर जो है सुनार सेट होती है, और सुनार में क्या होता है? एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। क्या होता है? एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर, और यहां पर एक बंदा बैठा होता है। ठीक है, तो जो सुनार होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा समुद्र जो है वो जल के ऊपर चल रहा होता है। तो सोनार के माध्यम से ये देखने में हेल्प होती है, ठीक है, सोनार के माध्यम से हमें ये देखने पे हेल्प होती है कि आगे का जो रास्ता है, ठीक है, या आगे की जो वस्तु है, ठीक है, या समुद्र में आगे कोई वस्तु तो नहीं पड़ी, ठीक है, मार्ग पर कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे सोनार के माध्यम से, ठीक है, मान लो ये समुद्री तल पर यहाँ पर एक जहाज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है,
समुद्री जहाज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, ट्रांसमीटर के माध्यम से यहां पर किरणें जाएंगी, ठीक है, और किरणें जाएंगी जैसे ही वो इस तल पर जाके समुद्र या समुद्री जहाज से टकराएंगी और यहां पर वो परावर्तित होंगी, तो यहां पर वो रिफ्रैक्शन होंगी और ये बंदा जो होगा वो इनको देख लेगा। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी कि परावर्तन के द्वारा, परावर्तन क्रिया के द्वारा यहां पर जो सोनार होता है या फिर जहाज होते हैं वो यहां पर हमारे तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था बैटमैन, जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ किस तरीके से उड़ती है, चमगादड़ जो होती है दोस्तों वो सुनार, ठीक है, सुनार के एक तरीके से जुड़ती है और वो क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। पराश्रव्य ध्वनि किस प्रकार से दोस्तों, जो बैटमैन उड़ती है, बैटमैन चमगादड़ उड़ती है तो वहां पर एक ध्वनि निकालती है और ध्वनि जो है वो टकराती है। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो किरणें वहां से परावर्तित हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा दोस्तों हम एग्जांपल देखते हैं रिफ्लेक्शन का, एक और है, ठीक है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि जो सोनार है, सोनार का उपयोग कहां कहां किया जाता है, ठीक है। जो हमारा सोनार होता है, सोनार का उपयोग कहां किया जाता है, तो सबसे पहले तो सोनार का उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग किया जाता है वो हमारी सेना में किया जाता है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा इसका उपयोग किया जाता है तो वो टूटे हुए जहाज को पता लगाने में किया जाता है। कहां किया जाता है, टूटे हुए जहाज को पता लगाने में, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो सबसे पहले जो इसका उपयोग सेना में किया जाता है और नेक्स्ट दोस्तों टूटे हुए जहाज में पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और आपका यहां पर एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, ठीक है। इसके बाद हम हमारे टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। बस छोटा सा यही पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप भी जो काम करता है दोस्तों वो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन पर काम करता है। किस पर काम करता है, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, मान लो ये जहाज, ठीक है, ये जल है, ठीक है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है। यहां पर हम खूब सारा जल बना देते हैं समुद्र में, ठीक है। मैंने आपको कल समतल दर्पण 45 डिग्री का उदाहरण देखा था, ठीक है, अवतल दर्पण अब उसमें लेंस में, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर पेरिस्कोप होता है। इन पेरिस्कोप में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये समुद्र के अंदर इस तरीके से, जैसे ये पनडुब्बी है, ठीक है, समुद्र के भीतर क्या होती है, पनडुब्बीज होती है, ठीक है। और पनडुब्बीज के भीतर क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। पनडुब्बीज में क्या होता है दोस्तों, एक समतल दर्पण, ठीक है, दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कल हमने दर्पण देखे थे, ठीक है, समतल दर्पण देखे थे। दर्पण में क्या देखा था हमने, पॉलिश देखी थी। पॉलिश किस चीज की थी यहाँ पर, तो सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश थी। क्या हो रहा था, यहां से प्रकाश की किरणें पड़ी थी, ठीक है, जैसे हम आपतित किरण कह रहे थे, ठीक है। अविलंब पर पड़ने के बाद उतनी ही दूरी, ठीक है, ये जो सेम, ठीक है, जो हमने पढ़ा था आपतित किरण बराबर रिफ्लेक्टेड किरण, ये बराबर होती है। कल हमने ये सब देख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दो जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर कांच लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है। जैसे ही यहाँ पे पानी में कोई भी जो हमारे दुश्मनों का जहाज होता है, जैसे ही दुश्मनों का जहाज जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होती है और यहाँ पर जो दूसरा बंदा बैठा है इस समतल दर्पण में दूसरी इमेज क्रिएट होती है। तो इन दोनों इमेज के क्रिएट से क्या होता है, वही इसके उपयोग है, सेना का पता लगाने का या कोई जहाज डूबा हुआ है उसकी चीजों का पता लगाने का। तो ये जो है इसका काम जो करता है वो पेरिस्कोप काम करता है। इस चीज के उपयोग कौन करते हैं, पेरिस्कोप। सेना में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और किस आधार पर यह काम किया जाता है, तो परावर्तन के आधार पर यह कार्य किया जाता है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक। बहुत आसान शब्दों में चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। स्पीड में तो नहीं चलेंगे, मतलब हम स्लो ही चल रहे हैं, पास आराम से चल रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, सबसे पहले आप सभी लोगों ने ओशियन करंट पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आप सभी लोगों ने ओशियन करंट पढ़ा होगा। बताओ किस किस ने पढ़ा है, कमेंट करके आप मुझे क्विकली बताओ कि ओशियन करंट आपने से किस किस में पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा है, सॉरी दोस्तों। ओशियन करंट को अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान शब्दों में अपन समझे ना ओशियन करंट को, तो फ्लो ऑफ ओशियन वाटर को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ ओशियन वाटर को हम ओशियन करंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम, फ्लो ऑफ ओशियन वाटर को हम ओशियन करंट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम करंट को, ठीक है, करंट को बहुत आसान शब्दों में समझें
तो करंट का बहुत आसान शब्दों में दोस्तों मतलब ही होता है कि करंट को हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोलते हैं। ठीक है, करंट क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ठीक है, करंट क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को, ठीक है आप लिखते चलो सब चीजें, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को हम करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हमारी विद्युत धारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं दोस्तों, होता क्या है कि चार्ज कहां से फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात ये आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को हम करंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन करंट में क्या होता है? इन करंट में जो है चार्ज होता है। ठीक है, अब ये चार्ज कहां से होगा? तो आसान शब्दों में आप समझोगे ना दोस्तों, तो चार्ज के पास ना एक फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स के पास वो चार्ज होता है, और वहां से चार्ज फ्लो होता है जिसे हम करंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ आया? या आसान शब्दों में या एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकल पीडीएफ जैसा पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही करें। चलो हम आपको आसान शब्दों में ही समझाते हैं। एक सेकंड नया पेज लेते हैं। ठीक है, और आसान शब्दों में करता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आपके सबके रिएक्शन से मुझे समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट अ वेट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे आवेश। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि आवेश और इलेक्ट्रिक करंट है क्या। ठीक है, आवेश यानी कि चार्ज। चलो और आसान समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवेश यानी कि चार्ज। आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा कि चार्ज और विद्युत धारा। ठीक है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा आवेश यानी कि चार्ज है और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, वो है क्या। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, ठीक है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जैसे हमारा शरीर है, यहाँ पर हमारे तारे हैं, ठीक है, जितने भी चीजें हैं सब परमाणुओं से बने हैं। किन से बने हैं ये सब? ठीक है, ये सब किससे बने? तो ये सब दोस्तों हम सबको पता है बहुत अच्छे से, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें परमाणुओं से बने हैं। और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण होते हैं। और जो परमाणु होते हैं दोस्तों, उन परमाणु में क्या होता है? उन परमाणु में छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, और वो कण किसके होते हैं? वो कण इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं और वो कण किसके होते हैं? वो कण इलेक्ट्रॉन के होते हैं। इसे ही हम चार्ज यानी कि आवेश कहते हैं। समझ आ गया? हाँ, अब तो समझ आ गया होगा। होता क्या है कि हमारा शरीर हो गया, तारे हो गया, जितनी भी चीजें जो हमें दिखती हैं, वो सब ना परमाणुओं से बनी होती हैं। और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाम के, किस नाम के? हर परमाणु में यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण होते हैं। और इसे ही हम चार्ज यानी कि आवेश कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे दोस्तों क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमने कहा इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे कण होते हैं जिन्हें हम चार्ज कहते हैं। और होता क्या है दोस्तों? जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी तार में एक दिशा में बहते हैं तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मान लो ये एक तार है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में एक धारा में बहते हैं या फिर एक दिशा में बहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? अब अगर आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाऊं, तो एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा हो गया एक प्रकार का पानी का पाइप। ठीक है, तो जिस प्रकार से इस पानी के पाइप में पानी बहता है, तो अब पानी हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पानी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? उनके पास खुद का चार्ज है, यानी कि आवेश है। ठीक है, और जो पानी का बहाव जो बह रहा है एक दिशा में, वो हो गई हमारी यहां पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब अगर इसकी मात्रक की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो यहां पर होता है अमीटर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है जिसे कहते हैं हम अमीटर। क्या कहते हैं उसको? अमीटर। यहां तक समझ आ गया? अब तो समझ आ गया? किसी को कोई डाउट?
ठीक है, अब आप ये सोचोगे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है, तब चार्ज बनता है। तो चार्ज क्यों बनता है? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लो हो रहे हैं, तब यहां पर चार्ज बन रहा है, यानी कि आवेश बन रहा है। और तब चार्ज क्यों बनता है? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या समझो, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर चार्ज क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं, और वो अणु किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं, और उनमें करंट पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि विद्युत धारा होता है, उसे किसके थ्रू मापा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन में आपके पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, यहां पर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पे अमीटर। ठीक है, और अगर करंट एसआई यूनिट अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, करंट एसआई यूनिट क्या है? तो करंट एसआई यूनिट दोस्तों है इसकी एम्पियर। ठीक है, अमीटर से ये पता लगाया जाता है दोस्तों, जो हमने यहाँ पे डिवाइस देखी अमीटर, तो अमीटर से ये पता लगाया जाता है कि इससे कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है। इससे क्या पता लगाया जाएगा कि इससे कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो यहां पर अमीटर से पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इससे कितना अमाउंट ऑफ करंट या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब दोस्तों अगर हम चार्ज की बात करें, तो जो चार्ज होता है वो दो प्रकार से होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। चार्ज कितने प्रकार से होता है? या तो दोस्तों वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर वो होगा क्या, नेगेटिव होगा। अब आप सबको पता है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, जितने भी अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, जो भी हमारे अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते? जो भी हमारे यहाँ पर दोस्तों अपोजिट चार्ज जो होते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जो सेम चार्ज होते हैं, यहां पर सेम चार्ज होते हैं, जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्लियर है यहां तक आप सभी को? ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए एक चीज समझ लेते हैं दोस्तों, कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों यहां पर कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर एक प्रकार के मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर एक प्रकार के मेटल्स होती है। ये वो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो यहां पर हमारे करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, या फिर ये किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये एक प्रकार से हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या देख लिया? यहां पर हमने हमारा चार्ज देख लिया, करंट देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का मेथड समझ लिया कि फ्लो का मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर की। ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, फिर आपको समझाता हूं दोस्तों। अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं, वो हम यहां पर बात करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से तात्पर्य क्या है? यहां पर है हमारा विभवांतर। ठीक है, एक चीज समझो दोस्तों, जैसे पानी जो है ऊंचाई से नीचे बहता है, उसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आप एक चीज समझो, जिस तरह हमारा पानी जो होता है वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, या फिर समझो आपको नीचे से ऊपर की ओर अगर पानी चलाना होता है, पानी चढ़ाना होता है, तो आप मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस मोटर में क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहां से वो मोटर घूमती है और वहां से फ्लो मिलता है और पानी ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों होता क्या है कि जिस प्रकार से हम पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे बहता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास चार्ज होता है,
वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप नहीं चलते। आपको क्या लगता है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों वो अपने आप चलते होंगे? ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो अपने आप चलते होंगे? तो दोस्तों यहां पर बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहां पर अपने आप नहीं चलते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से चलाना होता है या उन्हें धक्का देने वाला कुछ चाहिए होता है। ठीक है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से हमें चलाने की आवश्यकता पड़ती है या उन्हें धक्का देने की आवश्यकता होती है, और उस धक्के को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उस धक्के को? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आपको यहाँ पर पीडीएफ में देखो सब मिल जाएगा। विद्युत धारा वैद्युत आवेश में गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश में प्रवाह यानी कि प्रति सेकंड। ठीक है, अमीटर में मापते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था आवेश जो होता है, करंट जो होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है यहाँ पे ऋणात्मक। ठीक है, अब जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपल्स करते हैं। जो यहाँ पर प्लस प्लस होंगे या फिर जो माइनस माइनस होंगे, जिनका समान आवेश होगा, जिनका समान चार्ज होगा, वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, जो विपरीत आवेश है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारा प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये क्या करती है? ये यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे आवेश का मात्रक बता रखा है। ठीक है, 1.6 इसकी पावर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है, कूलाम साहब ने बताया था, इसलिए से आवेश का मात्रक जो कूलाम। जिस प्रकार से हमने, ठीक है, कार्य करने की क्षमता जूल कहा था क्योंकि जूल ने बताया था। ठीक है, बल की जो इकाई दी थी वो दोस्तों हमने न्यूटन दी थी क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। उसी प्रकार से यहाँ पे आवेश का जो मात्रक है उसे 1.6 इंटू 10⁻9 कूलाम में डिनोट करते हैं क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर हमें ये दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर इसका एग्जाम वो दे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे Q जो है दोस्तों, यहाँ पर Q जो है वो करंट को Q से रिप्रेजेंट करती है। ये जो करंट है उस करंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइम बताया है। ठीक है, और ये यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से क्या पता चलेगा? ये इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों कि करंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उससे ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, यहाँ पे विभवांतर की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो विभवांतर को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल समझा बहुत आसान शब्दों में। विभवांतर क्या होता है कि जिस प्रकार से जो पानी जो होता है वो या तो नीचे से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में उसको किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने आप नहीं चलते हैं, उन्हें धक्का देने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। किस चीज के लिए करने वाला? उन्हें यहाँ पर धक्का देने वाला कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, डेफिनेशन वहां पर भी दी है, मैं आपको आसान शब्दों में और समझाता हूं। डेफिनेशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर की बात करें तो यह वह कार्य है जो बैटरी द्वारा आवेशों को यानी कि करंट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर है, तो आप नोट डाउन करो, ये एक प्रकार से वह कार्य है। ये क्या है? ये वह कार्य है जो बैटरी द्वारा आवेशों को यानी कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल की समझे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जैसे बैटरी या सेल जो होता है वो एक पंप की तरह काम करती है। ठीक है, चाहे वो सेल ले लो आप या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स ले लो। जो हमारी बैटरी होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। चाहे तो आप सेल ले लो या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स ले लो। जो बैटरी होती है दोस्तों हमारी, वो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो जो बैटरी होती है वो क्या करती है, या सेल जो होता है, एक प्रकार से एक पंप की तरह काम करता है। किस चीज की तरह? पंप की तरह काम करता है। जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर यानी कि पुश करके, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर तार के एक सिरे से, मान लो ये हमारा वायर है, उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके, मान लो ये हमारा वायर है, ये तार है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके यहां पर एक तार के एक सिरे से
दूसरे सिरे तक जो पहुंचाने का काम करता है वो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर के द्वारा किया जाता है। क्लियर है, समझ आ गया आपको? अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन ने कंडक्टर एक पढ़ा था दोस्तों, अब कंडक्टर्स और विभवांतर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक या फिर जो करंट, ठीक है, उन करंट को फ्लो करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? यहाँ पर कंडक्टर की आवश्यकता होती है। और आसान शब्दों में हमने कंडक्टर को क्या समझा था दोस्तों? हमने आसान शब्दों में कंडक्टर को एक तरीके से मेटल समझा था। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा जो आपके घरों में वायर होते हैं, ठीक है, जो करंट को फ्लो करते हैं, वो या तो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, ठीक है, कॉपर के होते हैं, इन्हीं सब चीजों के चलते हैं। अब तो कॉपर चलने लगा, एल्यूमिनियम नहीं चलता, कॉपर के होते हैं। पहले सिल्वर के भी होते हैं, लेकिन सिल्वर के तो आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है, तो इनको तो कोई लगाया नहीं। ये भी एक प्रकार का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मेटल्स तो तैयारी बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन इन चार्ज को फ्लो करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो इन चार्ज को, ठीक है, जो हमारे आवेश है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसमें कंडक्टर में, लेकिन जो हमारे आवेश है, चार्ज है, उनको उनको फ्लो करने के लिए आवश्यकता जिसे होती है, उस आवश्यकता को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, अब आप सपोज करो जैसे हमारा मेटल है, ठीक है, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, ठीक है, मान लो यहां पर एक तार पड़ा हुआ है, तो कभी भी आप उस तार को छुओगे तो झटका नहीं लगेगा। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज डाल देंगे तो आपको एक झटका महसूस होता है। ठीक है, यही है ना, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो, बचपन से आपको एग्जांपल, ये डायग्राम के थ्रू समझो, जैसे कि बचपन से आपको एक डायग्राम परेशान करता हुआ रहा है, ठीक है, मान लो ये हमारा बड़ा वो हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस है और ये हमारा छोटा, यहाँ पर हमारा माइनस है, ये हमारा हो गया हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया हमारा स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारा तार हो गया। अब यहाँ पर हमारा हायर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और हमारा यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक प्रकार का ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में हमने बैटरी डाल दी, ठीक है, बैटरी डाल दी, ग्रुप ऑफ सेल्स डाल दिए, इससे क्या हुआ? इससे हमें करंट मिल गया। ठीक है, मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि हमारे शरीर तार सब परमाणुओं से बने हैं। ठीक है, जितने भी चीजें वो सब परमाणुओं से बने हैं और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के छोटे छोटे कणों में आवेश यानी कि चार्जेस मौजूद होते हैं। तो यहां पर जो मेटल है उसमें तो ऑलरेडी करंट है, ठीक है, यानी कि उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बस हमें यहाँ पे करंट को क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो जब हम करंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भागेंगे दोस्तों? तो जो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव की ओर भागते हैं। कहां पर भागते हैं? पॉजिटिव की ओर भागते हैं। और जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भागती है वो नेगेटिव की ओर भागती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक यानी कि करंट का प्रवाह किया जाता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस ओर भागते हैं? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहां पर पॉजिटिव की ओर भागते हैं। ठीक है, और जितनी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी राइट की ओर फ्लो करती है, ये आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे लेफ्ट की ओर भाग रहे हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां पर राइट की ओर भागती है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा विभवांतर है दोस्तों, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ओम का नियम और प्रतिरोध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम।
ठीक है, तो आपसे ज़्यादातर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा डिटेल में, ज़्यादा यहाँ से यही पूछा जाएगा जो ओम का नियम है। ठीक है, ओम्स का नियम है, इसे किसने दिया। ठीक है, उनका पूरा नाम पूछ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो ओम का नियम है वो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। किसने बताया था? यहाँ पर जो ओम का नियम है वो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। ठीक है, लेकिन आपको ओम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का ज्ञान होना समझना जरूरी है। किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है? यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? अगर हम प्रतिरोध की बात करें, सपोज करो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, जहां पर आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन्स जाना चाह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस मिल रहा है, यानी कि उन्हें अवरोध मिल रहा है। उन्हें क्या मिल रहा है? यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस मिल रहा है, अवरोध मिल रहा है। आसान शब्दों में समझें तो जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है दोस्तों, प्रतिरोध क्या है? यानी कि धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट। क्या है यहाँ पर प्रतिरोध से तात्पर्य? धारा के प्रवाह में, ठीक है, धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज करो आप एक लंबी रोड पर ट्रेवल करते हो, ठीक है, और बीच में आपको स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो वो क्या करता है? वाहन को धीमा करने का काम करता है। जैसे कि सपोज करो आपको बीच में क्या मिलता है? आपको बीच में स्पीड ब्रेकर मिलता है, और वो क्या करता है? वो यहाँ पर वाहन को धीमा करने का काम करता है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या करता है? वो यहाँ पर धारा को धीमा करने का काम करता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल अगर दोस्तों देखें तो इसका एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे पतले तार्स होते हैं, ठीक है, उन पतले तारों में प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए बल्ब में ना पतला फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पतला फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है। नहीं आया ऐसे समझ? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ, अभी समझा रहा हूं ना। अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? अभी तो चल रहा है ना। सपोज करो जैसे हमारा ये एक कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, और यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाइडर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चौड़ा बना हुआ है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको क्या करा? इसको कुछ भी नहीं करा, प्रतिरोध समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ लंबा करा है, और यहाँ पर भी इसकी रास्ता बढ़ाई, और यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। ठीक है, तो आपस में कौन टकराएंगे? सबसे ज्यादा तो यही टकराएंगे, क्योंकि रास्ता भी सकरा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, और यहाँ पर इनको लेंथ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ पर उनका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? जैसे जैसे यहां पर एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे यहां पर एरिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? यहां पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे यहां पर एरिया बढ़ा तो यहां पर रेजिस्टेंस हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा एरिया के। ठीक है, और यहां पर जो है इसको स्पीड ज्यादा मिलेगी, यानी कि लेंथ जहां पर कम है उसको रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा। समझ आया? तो जिस प्रकार से जैसे जो भी हमारा यहाँ पर गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, तात्पर्य कहने का दोस्तों ये है, यहाँ पर जो भी हमारा गुड कंडक्टर होगा, जो अच्छे कंडक्टर होंगे, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर कम होगा। ठीक है, जब यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पर प्रॉपर होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, नहीं हुआ अभी भी क्लियर?
आपके कमेंट्स आ रहे हैं, रुको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा समझो जितने भी हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक तो सब चीजें ना ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और कुछ भी थ्योरी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिरोध है, आप उन प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक से समझो। सबसे पहला आप समझो लंबाई, आपको आप ही के तरीके एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक लंबी सड़क है, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, लंबी सड़क पर क्या होंगे, आपको ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, ठीक है। छोटे एरिया में कम मिलेंगे। जितनी ज्यादा लंबी सड़क है, सपोज करो आपको जितने ज्यादा स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, ठीक है। तो जो तार का प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि मेटल का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कई सारी बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा ये एग्जाम्पल हो गया कि तार जितना लंबा होगा, यहां पर जो तार है वो तार जितना लंबा होगा, उसका जो प्रतिरोध है यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो यहां पर उतना ही अधिक होगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल लो, जैसे चौड़ी सड़क का आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे जितनी चौड़ी सड़क होगी उस पर ट्रैफिक का जो विरोध होगा, वो उस पर ट्रैफिक का विरोध कम होगा, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या दोस्तों कि तार जितना मोटा होगा, ठीक है, यहां पर तार जो है वो जितना मोटा होगा, उसका प्रतिरोध जो है वो उतना ही कम होगा। यहीं पर मैंने आपको ये बताया कि तार जो है वो जितना जहां पर लंबा होगा और पतला होगा, उसका जो प्रतिरोध है वो उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे लेंथ और बढ़ाई, तो इसका प्रतिरोध और अधिक होगा, ठीक है। लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मैंने आपको यहाँ पे ये भी क्लियर बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। फिर मैंने आपको यहाँ पर चौड़ी सड़क बताई थी, ठीक है। मैंने क्या करा था, जो इसका एरिया था सिर्फ उसको चौड़ा कर दिया था। तो हमने क्या बताया था, इस पर जितनी चौड़ी सड़क होगी उस पर जो ट्रैफिक का अवरोध है वो भी कम होगा। तो यहां पर दोस्तों कहने का तात्पर्य हुआ कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की आवेश की यानी कि करंट की जो प्रकृति है, ठीक है, अगर हम उसके नेचर की बात करें तो जो पदार्थ की प्रकृति है वो यहां पर प्रतिरोधकता पर डिपेंड करती है। किस पर? प्रतिरोधकता पर, ठीक है। अब एक हम देखते हैं यहां पर जो तांबा है, तांबा यानी कि जो कॉपर है, उसकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहां पर घरों के तारों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा नाइक्रोम, याद रखना नाइक्रोम पूछा जाएगा आपसे। जो नाइक्रोम है इसका उपयोग बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका जो हीटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे तेज जलता है हीटर वहां पे? क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रतिरोधों का क्या होता है। प्रतिरोधों जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस का संयोजन करा जाता है, यानी कि उस रेजिस्टेंस को यहां पर जोड़ा जाने का काम किया जाता है, ठीक है। अब वो जोड़ा क्यों जाता है? रेजिस्टेंस को जोड़ा जाने का रीजन इसलिए दोस्तों, जो हमारा करंट है, ठीक है, जो हमारा आवेश है, जो आवेश का प्रवाह जो हो रहा है, वो एक प्रकार से जो धारा उसकी बह रही है, वो यहां पर उसकी धारा जो है वो समान रहती है। सबसे पहले तो जो उसकी धारा है वो यहाँ पर समान रहती है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो उसका कुल प्रतिरोध है, यहाँ पर उसका जो कुल प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप बात करते हैं, जैसे डेकोरेशन लाइट होती है, ठीक है, जो आपने हमारी घर की डेकोरेशन लाइट होती है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर उसका एक फ्यूज बंद हो जाता है, ठीक है, जो उसका मेन फ्यूज होता है, अगर उसका एक बल्ब का जो मेन फ्यूज भी बंद हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी पूरी तरीके से लाइन बंद हो जाती है। तो उसका जो एक रेजिस्टेंस है यानी कि जो उसका एक प्रतिरोध है, वो यहां पर दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है, जिससे जो धारा होती है वो धारा यहां पर एक समान बह सके, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों सीरीज रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहां पर पैरेलल रेजिस्टेंस यानी कि समांतर क्रम, ठीक है। सेकंड है दोस्तों हमारा यहां पर पैरेलल रेजिस्टेंस। क्या है हमारा यहाँ पर? पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करें, समांतर क्रम की बात करें, तो जितने भी प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोध यहाँ पर जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो यहाँ पर दो समान बिंदुओं से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि समान बिंदुओं से जुड़ने का रीजन है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है
जिससे वो अलग अलग क्रिएट हो सके, और जो उसका टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर घट जाता है। और जो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो पैरेलल रेजिस्टेंस का उपयोग यहाँ पर जो हमारी घर की वायरिंग होती है, पैरेलल रेजिस्टेंस का जो उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर हमारी घर की वायरिंग में किया जाता है, जिससे अगर एक उपकरण बंद हो तो दूसरा उपकरण यहाँ पर चलता रहे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस भी समझ लिया, प्रतिरोध भी समझ लिया, हमने यहाँ पर करंट भी देख लिया, इलेक्ट्रिक भी देख लिया, फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लिया। यहाँ पर हमने सीरियल रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस भी देख लिया। जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है वो घरों में उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है, इसकी जो होती है कुल प्रतिरोधकता, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है शक्ति और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जैसे ओम का नियम पूरा दिया है, जॉर्ज साइमन ने दिया था, ठीक है, आपको ज़्यादा से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रतिरोधकता दिया है, प्रतिरोधकता को पूरा समझा दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ये देख लिया कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई पर देखा कि लंबे तार पर प्रतिरोध अधिक होगा तथा छोटे तार का जो है प्रतिरोध कम होगा, अभी हमने देखा। यहाँ पर ये भी देखा था हमने, ठीक है, ये भी देखा था दोस्तों। नेक्स्ट, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। इसे हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि अगर आप चौड़ी सड़क पर जाओगे तो यहाँ पर ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। फिर ये देखा था अगर आप छोटी सड़क पर जाओगे तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, ये भी क्लियर कर लिया था, ठीक है। फिर हमने विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ पर देख लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये श्रृंखला युक्त और समानांतर भी देख ली थी हमने, सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पर समझ लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडक्टर्स दिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे उनकी रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता घटती जा रही है, ठीक है, तो उन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला जो है सिल्वर की सबसे अच्छी यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। दूसरी जो रेजिस्टेंस होती है वो कॉपर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की। यहाँ पर देखो उनकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है वो यहाँ पर उनकी इंक्रीज होती जा रही है, जितनी कम होती है इतना तात्पर्य कि उतना अच्छा वो गुड कंडक्टर होगा। फिर हम यहाँ पे निकेल की देख लें, आयरन की देख लें, क्रोमियम की देख लें, मर्क्यूरी की देख लें, मैग्नीज की देख लें, ठीक है। फिर यहाँ पे एलॉयज दिए और इंसुलेटर्स दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस डाल दिए मैंने लास्ट उसके, ठीक है। अब हम दोस्तों, हाँ, अब हम देखने वाले विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति या फिर उस विद्युत शक्ति का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो बहुत आसान शब्दों में समझते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति यानी कि पावर। क्या समझते हैं हम यहाँ पर? हम समझेंगे यहाँ पर दोस्तों विद्युत शक्ति यानी कि पावर। विद्युत शक्ति यहाँ पर पावर की बात करें दोस्तों, ये खर्चा, ये ऊर्जा क्या है, ठीक है, एक प्रकार की विद्युत शक्ति क्या है, ये यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है। और ये किस प्रकार की ऊर्जा है यहाँ पर, तो ये ऊर्जा जो है वो खर्च होने की दर को हम यहाँ पर विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट था दोस्तों हीटिंग इफेक्ट यानी कि तापीय प्रतिरोध, ठीक है। उस तापीय प्रतिरोध से क्या आशय था दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब बिजली जो होती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो करंट जो होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब बिजली किसी प्रतिरोध से गुजरती है यानी कि रेजिस्टेंस से गुजरती है, तो उसकी कुछ ऊर्जा जो होती है, उसकी कुछ ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। क्या होती है? उसकी यहाँ पर कुछ ऊर्जा दोस्तों गर्मी में बदल जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जैसे इसका एग्जांपल था, जैसे नाइक्रोम का जो तार होता है वो गर्म होकर जलता है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, यहां से जो बिजली प्रतिरोध से गुजर रही है तो उसकी जो कुछ ऊर्जा है वो यहां पर गर्मी में बदल जाती है, इसे ही हम हीटिंग इफेक्ट या फिर विद्युत शक्ति यानी कि पावर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर बल्ब। जब आपने कभी बल्ब देखा होगा तो उसमें एक पतला सा ऐसा तार होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखते होंगे, जो बल्ब फ्यूज जाता होगा तो ऐसे ऐसे उसके जो यहाँ से तार से जो कनेक्टिंग होगी वो टूट जाते होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये प्रतिरोध होता है, इससे जब ऊर्जा गुजरती है, ठीक है, जब बिजली इससे प्रतिरोध से गुजरती है तो इसकी कुछ ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। और यहां से आज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब का टंगस्टन होता है वो टंगस्टन किस चीज से बना होता है, वो टंगस्टन यहाँ से फिल्मानेंट का बना होता है,
जो फिलामेंट सॉरी होता है वो किसका बना होता है, वो यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का दोस्तों गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है यहाँ पर टंगस्टन का दोस्तों, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक से आता है, ये गलता नहीं है बहुत जल्दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखेंगे हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में भी जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, उसको हमने बहुत डीप में पढ़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो इसे 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने बताया था। किसने दिया था इसे, 1821 में। ज्यादा से ज्यादा आपसे नाम पूछा जाएगा, हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था कि जब भी किसी तार से, यानी कि जब भी किसी वायर से धारा बहती है तो पास रखी चुंबकीय सुई मुड़ जाती है। ठीक है, तो पास रखी जो चुंबकीय सुई होती है वो यहाँ पर मुड़ जाती है, यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो विद्युत धारा दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। उसका एक राइट हैंड थंब रूल नाम से एग्जाम्पल चलता है। क्या चलता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप क्या करो, आप सभी लोग अपने दाहिने हाथ से तार को पकड़ो। ठीक है, अब आप ये सपोज करो कि आपने अपने दाहिने हाथ से तार को पकड़ लिया है। अब अगर अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में है तो यहाँ पर मुड़ी हुई उंगलियां जो है, ठीक है, अगर आपके अंगूठे में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक और करंट से मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट कर ली हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रहेंगी वो हमारी यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने समझ लिया है। ठीक है, बाकी आपकी जो इकाई वगैरह है वो आपको यहाँ पर सब दी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ फैक्ट है यहाँ पे। विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट हो गया, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने दिया था, 1831 ने दिया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी हमने एक देख लिया है। ठीक है, असमान को आकर्षित करते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। चुंबक के समान होगा, जो ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को धकेलते हैं। फिर हमने चुंबकीय रेखाएं की बात करी थी। चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, ये एक प्रकार की ऐसी इमेजिनरी रेखा होती है जो किसी बिंदु पर दोस्तों उसकी स्पर्श रेखा स्थान में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरों को नहीं काटती और ये हमेशा बंद लूपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, जितनी भी जो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ फैक्चुअल बचे हैं। होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में आपकी जो बची हुई चीजें वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत चीजें रही हैं। आज की क्लास हम ड्यू टू सम रीजंस यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट थोड़ा बहुत आपका बचा हुआ है वो हम अगले टॉपिक में ले लेंगे।